ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 46। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। माही जैसे ही बच्ची को इंजेक्शन लगाती है, बच्ची की धीरे से बस आह निकलती है, पर वो रोती नहीं है। माही मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा दर्द होगा, ये लो। बोलते हुए माही बच्ची को एक चॉकलेट पकड़ा देती है। वो बच्ची भी खुशी से वो चॉकलेट ले लेती है। माही अब वहाँ से जाने के लिए गेट की ओर देखती है, तभी उसकी नज़र आरुष पर जाती है। माही चुपचाप आगे बढ़ती है। माही जैसे ही आरुष के पास पहुँचती है, आरुष पूछता है, डॉक्टर कब आएगी? माही धीरे से जवाब देती है, आप वेट कीजिए, 8 बजे तक आ जाएंगी। आरुष एकटक माही के होंठों को देख रहा था। उसके होंठ बात करते हुए इतने अच्छे लग रहे थे जैसे बिना देखे आरुष बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। माही अब वहाँ से जाने लगती है। आरुष जो खोया हुआ था उसे भी एकदम से होश आता है। वो माही के पीछे जाकर उसके साथ चलते हुए कहता है, वैसे तुम्हें उस दिन से मैंने पहले कभी नहीं देखा। माही जवाब देती है, वो मैं 1 हफ्ते पहले ही यहाँ आई हूँ। आरुष किसी मजनू की तरह जहाँ माही जा रही थी वहीं जा रहा था। ये बात माही को भी बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उसे झगड़ा पसंद नहीं था। माही अब एक वार्ड में जाती है जहाँ बूढ़ी दादी थी। माही उसका सब कुछ चेकअप करती है। आरुष खड़ा होकर बस देखता रहता है। माही सब कुछ चेक करने के बाद वहाँ से निकलती है। आरुष उसके साथ चलते हुए कहता है, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में नर्स बनने का ख्याल कैसे आया? माही धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, हम गाँव वाले औकात के बाहर का नहीं सोच पाते। मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ही घर चलाती है। जितना वो कमाती है उससे बस हमें खाना मिल पाता है। ये जॉब मिली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब मैं भी अपनी माँ की हेल्प कर पा रही हूँ, और क्या चाहिए? आरुष अपनी जगह ही ठहर जाता है। वहीं माही आगे चलती जाती है। आरुष माही को देखते हुए धीरे से कहता है, तो ये गांव की लड़की है, मुझे लगा किसी अमीर घर की होगी, चेहरे से तो यही लग रहा था। आरुष अब माही से नजरें हटाकर उस केबिन में जाता है जहाँ प्रज्ञा बैठी हुई थी। आरुष अंदर जाते ही कहता है, भाभी चलिए हम लोग बाद में आते हैं, आज मैं आपको घुमाने लेकर चलता हूँ। प्रज्ञा आरुष को घूरते हुए कहती है, तो मैं तभी से किसी और भाषा में बोल रही थी जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। प्रज्ञा को भी वहाँ बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उठ जाती है। आरुष कहता है, सॉरी भाभी, मुझे लगा डॉक्टर आ जाएगी इसीलिए। यहाँ तो वो आई ही नहीं, इसीलिए अच्छी सी जगह पर मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ। प्रज्ञा बाहर का खाना सुनते ही खुश हो जाती है। सिंघानिया विला। सिंघानिया विला के सामने सत्या की कार रुकती है। कार रुकते ही सत्या की नज़र बाहर खड़ी सुरभि पर जाती है, जो बाहर में ही एक फूल तोड़ रही थी। सत्या कार से बाहर आकर सुरभि के पास चला जाता है। सुरभि फूल तोड़ने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। सत्या ये देखकर हल्का मुस्कुराता है और उसके पीछे खड़ा होकर फूल तोड़ता है। सुरभि सिर उठाकर उसे देखती है। सत्या मुस्कुराते हुए वो फूल सुरभि को दे देता है। सुरभि फूल ले लेती है और उसकी ओर घूम जाती है। सत्या सुरभि को देखकर कहता है, लगता है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। सुरभि फूल को देखती है, फिर ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो ये तो मैं कुछ काम था इसीलिए लेकर जा रही थी। सत्या सुरभि की बच्ची जैसी बोल को सुनकर काफी ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वो कहता है, अच्छा, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ काम है। सुरभि कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या काम है? सत्या कहता है, इंगेजमेंट के लिए ड्रेस चॉइस करवानी थी। सुरभि इंगेजमेंट के बारे में पहले सोचती है क्योंकि घर में ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, पर उसे पक्का यकीन था कि अप्रीता की ही इंगेजमेंट होने वाली है। इसीलिए वो कहती है, मैं दी को बुलाकर लाती हूँ। सत्या तुरंत कहता है, किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा काम है, क्यों किसी को परेशान करना। सुरभि मन ही मन सोच में पड़ जाती है। सत्या आगे बढ़ते हुए उसे बुलाता है, चलो। सुरभि समझ नहीं पाती कि वो जाए या ना जाए। वो इस इंसान से बस एक ही बार ही मिली है, उसे ठीक से जानती भी नहीं, फिर वो ऐसे ही कैसे चली जाए। सुरभि ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। सुरभि अपने ख्यालों से बाहर आती है तो उसे सत्या की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ क्यों खड़ी हो, चलो। सुरभि कुछ भी समझ नहीं पाती, उसका छोटा सा दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलती है और कार में बैठ जाती है। सत्या सुरभि को पीछे मुड़कर देखता है। सुरभि इस वक्त पीछे बैठी थी। सत्या उसे देखते हुए कहता है, आगे आकर बैठो, वरना लोग मुझे ड्राइवर समझेंगे। सुरभि कार से बाहर निकलकर सत्या के पास आकर बैठ जाती है। सुरभि सीट बेल्ट लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, तभी उसका हाथ सत्या के हाथ से थोड़ा सा टच हो जाता है। सत्या की धड़कन एकदम से ही तेज हो जाती है। वहीं सुरभि भी अपने हाथ को दूर कर लेती है। सत्या अपनी धड़कन को संभाल कर कहता है,
तुम्हारा पैर कैसा है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना उस दिन? सुरभि नाव में सिर हिलाती है। सत्या कार स्टार्ट करता है, उसी के साथ उनकी कार वहाँ से निकल जाती है। वहीं घर में रुखसार सुरभि को पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो सभी से पूछ रही थी कि सुरभि कहाँ है। रुखसार को इतना ज़्यादा परेशान देखकर स्पृहा कहती है, माँ वो तो अप्रीता के साथ होगी ना, मैंने अप्रीता को बाहर जाते हुए देखा था। रुखसार सोफे पर बैठते हुए कहती है, कहीं जा रही थी तो बताकर जाना चाहिए ना, ऐसे कौन बिना बताए जाता है, परेशान कर देते हैं। स्पृहा मुस्कुराती है। रुखसार के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। विशाखा भी वहीं बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। रुखसार स्पृहा को देखते हुए कहती है, स्पृहा बेटा शौर्य से पूछो ना कि हम लोग को कब निकलना है, सुरभि की पढ़ाई भी छूट रही है। प्रीत एक ट्रे में खाने की टेबल पर रखते हुए कहती है, अभी तो कोई कहीं नहीं जाएगा, अप्रीता की कल ही इंगेजमेंट है और इंगेजमेंट होने के बाद यहाँ जहाँ जाना है चले जाना, उससे पहले कहीं नहीं। काव्या हैरान होकर कहती है, अप्रीता की इंगेजमेंट फिक्स हो गई और हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। सपना, श्रेष्ठा और स्वरा एक साथ कहती हैं, हाँ हमें भी नहीं पता। प्रीत सबको समझाते हुए कहती है, हाँ नहीं बताया क्योंकि मेरी बेटी का ना स्क्रू बहुत ढीला है, कभी हाँ बोलती है और कभी ना बोलती है। उसने हाँ कहा है इंगेजमेंट फिक्स्ड हो गई तो उसे कल ही पता चलेगा, ताकि वो कोई बहाना न कर सके। सपना सोचते हुए कहती है, मतलब मैं समझी नहीं, उसने इंगेजमेंट के लिए हाँ कहा या ना कहा? प्रीत सपना के साथ बैठती है ताकि वो उसे अच्छे से समझा सके। प्रीत कहती है, मेरा मतलब अप्रीता सत्या से मिलने गई थी और बाद में मैंने उसे फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा कि उसे सत्या पसंद है, उसने ये नहीं कहा कि हम उसकी इंगेजमेंट करवाने वाले हैं। अब सबको बात समझ आती है। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है फिर हम ध्रुवंश और धारा की भी इंगेजमेंट करा देते हैं, और कितने वक्त तक उन दोनों को दूर रखेंगे? काव्या झट से कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, दोनों को देखकर मुझे तो तरस सा आता है, कब से दोनों बस बिछड़ते रहते हैं। मुझे तो लगता है अब दोनों की शादी भी करवा देनी चाहिए। श्रेष्ठा तुम्हें दादी नहीं बनना क्या? ज़्यादा बुढ़ी होकर मत बनना वरना लोग परदादी कहेंगे। बोलते ही काव्या हंसने लगती है। श्रेष्ठा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, शादी तो मैं करवा देती कब का, लेकिन धारा को देखकर मुझे उसकी थोड़ी फिक्र होती है, इतनी पतली दुबली सी है, और अंश साण पता नहीं कैसे संभालेगी, इसीलिए मैं उसे थोड़ी मोटी कराने की कोशिश कर रही थी, पर 6 महीने पार हो गए, बच्ची वैसी की वैसी ही है। श्रेष्ठा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। प्रीत कहती है, श्रेष्ठा पतली तो तुम भी थी ना? श्रेष्ठा तुरंत कहती है, पतली थी मैं, पर मुझमें ध्रुव को संभालने की क्षमता थी, वो क्षमता मुझे उस बच्ची में नहीं दिखती, और मैं जो थी उसे पतली नहीं स्लिम बोलते हैं। काव्या श्रेष्ठा की पीठ को रब करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आ जाएगी आ जाएगी, एक बार शादी तो करवा दो, फिर देखना तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सभी बातों में उलझे हुए ही थे, तभी धारा कमरे में एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। दूसरी ओर सुहानी बेड को देख रही थी। पूरा बेड खून से सना हुआ था। सुहानी धीरे से बड़बड़ाती है, प्रेगनेंसी के बाद इतनी ब्लीडिंग होती है जैसे शरीर के अंदर का सारा ब्लड बाहर आ जाए। ओह गॉड, ये पेट भी इतना दर्द कर रहा है। बोलते हुए सुहानी अपने पेट को पकड़ती है। सुहानी दर्द से कहती है, पहले तो मुझे इसे साफ करना होगा। थैंक गॉड दंश ने नहीं देखा। सुहानी चादर को उठाती है। वो बेडशीट को उठाकर वॉशरूम लेकर जाती है। फिर चादर को लेने के लिए वो जैसे ही कमरे में आती है, वो एकदम से डर जाती है, क्योंकि द्रांश वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। सुहानी उसे देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। द्रांश वॉशरूम के अंदर झांकते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम? सुहानी का मुंह बंद हो जाता है। वो सोचने लगती है कि वो क्या जवाब दे। द्रांश सुहानी की चिन को पकड़कर चेहरे के ऊपर करके कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सुहानी धीरे से कहती है, मैं वो बेडशीट साफ कर रही थी, बहुत गंदी हो गई है ना। द्रांश उसे घूर कर देखता है। द्रांश उससे कहता है, तुम्हारे पास बचपन से दिमाग नहीं है या तुमने दिमाग को बेच दिया? सुहानी अजीब और कंफ्यूज से द्रांश को देखती है। द्रांश सुहानी से नजरें हटाकर वॉशरूम के अंदर जाता है। ये देखकर सुहानी भी जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहती है, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? द्रांश सुहानी की ओर मुड़कर कहता है, तुम पानी को टच भी नहीं करोगी। द्रांश तुरंत बेडशीट को उठा लेता है। तब जाकर उसकी नज़र बेडशीट पर लगे खून पर जाती है। खून देखते ही द्रांश का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वो मुड़कर सुहानी को देखता है। सुहानी अब सिर झुकाकर खड़ी थी। द्रांश बेडशीट को छोड़कर सुहानी के पास आता है और उसके चारों ओर घूमकर उसे चेक करता है। द्रांश सुहानी को बहुत ही गौर से चेक कर रहा था। उसे लगा शायद सुहानी को कहीं चोट लगी है, तो वो ये भूल ही चुका था कि प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होती ही है। द्रांश अब सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है। सुहानी की नज़रें अब तक झुकी हुई थी। सुहानी धीरे से सिर उठाती है। द्रांश की नज़रों को देखकर सुहानी फिर से नज़रें झुका लेती है और बहुत ही धीरे से कहती है,
वो मेरे पीरियड्स। सुहानी इतना बोलते ही धड़ाम से नीचे गिर जाती है। द्रांश सुहानी को नीचे गिरा हुआ देखता रहता है। उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। बाहर से उसे सुहांश के रोने की आवाज़ आ रही थी। सुहांश का रोना नॉर्मल नहीं था। सुहानी को देखते हुए द्रांश एड़ियों के बल बैठता है और उसे एकटक देखते हुए कहता है, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरी लाइफ में मत आओ। द्रांश अब तक गौर से सुहानी को देख ही रहा था। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी के बालों को हटाता है तो उसकी नज़र सुहानी की गर्दन पर जाती है जिसमें एक सुई चुभी हुई थी। द्रांश झट से सुहानी की गर्दन से वो निकालता है। सुहानी का शरीर थोड़ा हिल जाता है। द्रांश एक ओर देखता है जहाँ एक छोटा सा खिड़की जैसा था। द्रांश बिना एक्सप्रेशंस के सुहानी को गोद में उठाता है। वो सुहानी को बेड पर लिटाता है और सुहानी के निशान वाली जगह पर होठों को रखकर चूसने लगता है। वो इस तरह से चूस रहा था जैसे वो कुछ निकाल रहा हो। सुहानी की गर्दन के पास बहुत ही अजीब से दाग दिखने लगे थे। द्रांश इस जगह को दबाते हुए चूसते जा रहा था। सुहानी के चेहरे पर दर्द से होकर एक राहत दिख रही थी। द्रांश कुछ वक्त तक चूसने के बाद सुहानी से दूर होकर ड्रॉर से एक इंजेक्शन और एक शीशी लाता है। द्रांश सुहानी को इंजेक्शन लगाकर खुद को भी इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन को डस्टबिन में डालकर वो सुहानी को फिर से गोद में उठाता है। सुहानी द्रांश की गोद में झूल रही थी। द्रांश चलते हुए हॉल में जाता है तो उसे पालना गिरा हुआ दिखता है जिसमें सुहांश नहीं था। द्रांश सुहानी को ऐसे ही लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर सुहांश को ढकने वाली चादर गिरी हुई थी। द्रांश ऊपर देखता है जहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा था। द्रांश अब सुहानी के चेहरे को देखता है जो बेजान सा पड़ा हुआ था। द्रांश के चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे। वो उसी तरह से सुहानी को लेकर अब जाने लगता है तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता था। एक रास्ता था जिसमें सिर्फ वही चलते हैं। उसके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं होता था। जब द्रांश सुहानी को मंदिर लेकर गया था तब वो दोनों इस जगह से निकले थे, लेकिन उन्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही दोनों बाहर निकले खतरा उनके घर तक आ गया। द्रांश हमेशा से लोगों से पंगे लेता था, तब वो अकेला था। तब उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उस पर अटैक करेगा। फ़र्क तो उसे अभी भी नहीं पड़ा था क्योंकि वो इतनी जल्दी किसी से डरने वालों में से नहीं था। सुहानी द्रांश की गोद में बेजान पड़ी थी और द्रांश बिना एक्सप्रेशंस के चलते जा रहा था। दूसरी ओर रुद्र एक होटल के रूम में खड़ा था। धीर रुद्र से कहता है, बॉस ये वही कमरा है जहां मैम रहा करती थी। रुद्र कमरे को बहुत ही गौर से देख रहा था। हालांकि उस कमरे में अब कोई दूसरी स्टूडेंट्स रहा करती थी। रुद्र कमरे को अच्छे से देखने के बाद धीर को इशारा करता है। धीर उसके इशारे को समझते हुए कहता है, वार्डन से बात हुई है पर उन्होंने कहा कि वो 1 साल पहले ही यहाँ आई हैं। पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। पुरानी वार्डन को ढूंढने के लिए मैंने आदमी भेज दिए हैं। रुद्र कमरे से निकलने के लिए मुड़ता है तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। दीवार को रुद्र बहुत ही गौर से देखता है जिसमें एक सिंबल बना हुआ था। रुद्र को तभी आव्या की आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर बनना हमेशा से मेरा सपना था। मैं तो हॉस्टल की दीवारों पर भी डॉक्टर सिंबल बनाती थी ताकि मेरा मन न भटके। वो क्या है ना, जवानी में मन इधर उधर भटक जाता है तो उसे संभालना पड़ता है। कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं जो इन सब के लिए उत्तेजित करते हैं। रुद्र का माइंड एकदम से स्टॉप हो जाता है। रुद्र दीवार को एक बार छूकर कमरे से निकलते हुए कहता है, जितने भी उसके गहरे दोस्त या दुश्मन थे सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और फ्लाइट तैयार करो, हमें अभी निकलना है। धीर रुद्र के पीछे जाते हुए हाँ में सिर हिलाता है। कुछ आधे घंटे में रुद्र फ्लाइट पर बैठा था। वो अपनी आईब्रोज रब करते हुए कहता है, उस इंसान का पता चला जिसने बेबी गर्ल पर हमला किया था। धीर तुरंत जवाब देता है, हाँ पता तो चल गया, उसका नाम वियान कट्टर है। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, ओके, रात को उसकी खबर लेते हैं। मुंबई। ड्रेस के साइज चेक करवाने के बाद सत्या और सुरभि एक आइसक्रीम पार्लर में चले गए। सत्या सुरभि को चेयर पर बैठाने के बाद पूछता है, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? सुरभि आइसक्रीम देखकर लालच में आ जाती है और कहती है, स्ट्रॉबेरी। सत्या धीरे से मुस्कुराते हुए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। सुरभि बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही पलों में सत्या आइसक्रीम लेकर सुरभि के पास आता है। वो सुरभि को उसका आइसक्रीम देता है। सुरभि तपाक से आइसक्रीम पकड़ लेती है और जल्दी से खाने लगती है। सत्या बैठकर मुस्कुराने लगता है। वो सुरभि से कहता है, तुम्हें आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है? सुरभि अपनी गर्दन जल्दी जल्दी हाँ में हिलाती है। सत्या सुरभि को देखते हुए मन ही मन कहता है, एक बार शादी हो जाए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल दूंगा। तुम कितनी छोटी हो, तुमसे शादी के लिए मुझे कम से कम 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। होगा तो नहीं, लेकिन मैं कर लूँगा। सत्या मन ही मन सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा उठता है। सुरभि आइसक्रीम खाने के बाद अब सत्या की आइसक्रीम को देखने लगती है। सत्या ने बस आइसक्रीम पकड़े हुए थी, वो खा नहीं रहा था। सुरभि ललचाई नज़रों से सत्या की आइसक्रीम को देख रही थी। सत्या को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो आइसक्रीम सुरभि की ओर बढ़ाते हुए कहता है, लो, अगर खाना है तो। सुरभि उसे भी जल्दी से पकड़ लेती है और खाने लगती है। सत्या जल्दी से फ़ोन निकालकर सुरभि की क्यूट सी फ़ोटो खींच लेता है।
जो सुरभि को पता तक नहीं चलता। सत्या फ़ोन में सुरभि की फ़ोटो को मुस्कुराते हुए देखता है, फिर फ़ोन पॉकेट में रखकर सुरभि को एकटक देखने लगता है। सुरभि वो आइसक्रीम भी खत्म करती है और सिर उठाकर सत्या को देखती है। सत्या पूछता है, और खाना है? सुरभि इस बार नाम में सिर हिलाती है। सुरभि अपने हाथों को देखती है जिसमें आइसक्रीम लगा हुआ था। सत्या रुमाल निकालकर सुरभि के हाथों को पकड़कर साफ करता है, फिर अपनी जगह से उठकर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुरभि भी उठकर खड़ी हो जाती है। दोनों कार में जाकर बैठते हैं। कुछ आधे घंटे का रास्ता तय करने के बाद सत्या की कार सिंघानिया विला के बाहर रुकती है। सुरभि कार से बाहर निकलती है और बिना सत्या को देखकर जाने लगती है। सत्या उसे आवाज़ देता है, सुनो। सुरभि मुड़कर सत्या को देखती है। सत्या उसे अपने पास बुलाता है। सुरभि धीरे कदमों से उसके पास जाती है। सत्या सुरभि का हाथ पकड़कर अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और खोलकर उसमें से एक ब्रेसलेट निकालकर सुरभि को पहनाता है। सुरभि ब्रेसलेट को देखती है जो हीरे की तरह चमक रहा था। असल में वो हीरे की ब्रेसलेट ही थी। सत्या उसके हाथ को दोनों हाथों से थामते हुए कहता है, इसे कभी खुद से अलग मत करना, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट। सुरभि को तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था कि सत्या बोल क्या रहा है। वो बस इतना समझ पाई कि सत्या ने उसे ये पहला गिफ्ट किया है, लेकिन उसके मन में ये सवाल था, क्या सत्या उसे दूसरा गिफ्ट भी देने वाला है? लेकिन क्यों? सत्या अब सुरभि का हाथ छोड़ता है। सुरभि उसे देखती है। सत्या धीरे से कहता है, बाय। सुरभि भी उसके बाय बोलने पर अपना मुंह खोलकर बाय बोल देती है। सत्या सुरभि को कुछ पल देखने के बाद वहां से चला जाता है। सुरभि भी अपने ब्रेसलेट को देखते हुए अंदर जाने लगती है। तभी उसे अप्रीता की आवाज़ सुनाई देती है, सुभी। सुरभि मुड़कर उसे देखती है। अप्रीता सुरभि के पास आकर कहती है, कहाँ गई थी तुम? सुरभि तुरंत कहती है, वो इतना ही बोलती है कि अप्रीता तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहती है, चलो छोड़ो, तभी से मम्मा कॉल कर रही है, अगर पूछे तो बताना कि तुम और मैं साथ ही थे। सुरभि भी अप्रीता की हाँ में हाँ मिला देती है। दोनों अब साथ में अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर द्रांश अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक घर के अंदर जाता है। उस घर के अंदर बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। सोफे के सेंटर पर एक आदमी दांत दिखाते हुए बैठा हुआ था। वो कब से द्रांश के आने का ही इंतजार कर रहा था। द्रांश ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान तो बस सामने बैठे इंसान पर था जिसने अपने पास टेबल पर सुहांश को लिटाकर रखा हुआ था और सुहांश रोए जा रहा था। वो आदमी हंसते हुए कहता है, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। द्रांश के कदम बढ़ते जा रहे थे जिसे देखकर वो आदमी उससे कहता है, वहीं रुक जाओ। द्रांश ने जैसे ही उसकी बात सुनी ही ना हो, वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी उन काले कपड़े पहने लोगों को इशारा करता है। वो बस झुंड में जाकर द्रांश को पकड़ लेते हैं। द्रांश के कदम अब भी नहीं रुक रहे थे। वो उन सबको खींचते हुए लेकर जा रहा था। वो आदमी जैसे ही ये देखता है, सुहांश के ऊपर बंदूक तानते हुए कहता है, रुक जाओ, वरना अपने बच्चे का मुंह फिर कभी नहीं देख पाओगे। द्रांश के कदम एकाएक रुक जाते हैं। द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के सुहांश को देखता है जो बस रोए जा रहा था। द्रांश के रुकते ही वो आदमी मुस्कुराता है और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहता है, रुक गए, तुम्हारी भी कमजोरी आखिरकार मिल ही गई। वो आदमी उन सबको इशारा करता है। दो लोग द्रांश के पैर पर एक मजबूत लकड़ी से मारते हैं। लकड़ी टूट जाती है पर द्रांश वैसा का वैसा खड़ा रहता है। सामने बैठा आदमी ये देखकर चिढ़ते हुए कहता है, ऐसा क्या खाता है जो लकड़ी तक टूट रही है लेकिन पैर लड़खड़ाए तक नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, घुटने के बल बैठो। द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के घुटनों के बल बैठता है। अब वो आदमी उन सबको कुछ इशारा करता है। दो आदमी चाबुक लाते हैं। सोफे पर बैठा आदमी कहता है, इसे तब तक मारो जब तक इसकी चमड़ी ना उधड़ जाए, तब जाकर मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों आदमी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोनों आदमी एक साथ द्रांश को चाबुक मार रहे थे। द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के बस सुहांश को देखते जा रहा था। सुहांश के रोने की आवाज़ बस उसे सुनाई दे रही थी। चाबुक की वजह से द्रांश के कपड़े फट गए थे। अब उसके शरीर के अंग दिखने लगा था जिसमें से खून भी दिख रहा था। कुछ देर तक मारते मारते द्रांश के सारे कपड़े फटकर नीचे गिर जाते हैं। द्रांश अब शर्टलेस था। दोनों आदमियों के हाथ दर्द करने लगे थे पर द्रांश ने उफ तक नहीं किया था। उसका पूरा शरीर जख्मी पड़ा हुआ था जैसे लाल रंग की होली के रंग से रंगा हो, ऐसा उसकी बॉडी दिख रही थी। सोफे पर बैठा आदमी बस द्रांश के बहते खून को देखकर खुश हो रहा था। सुहांश रोते रोते थककर चुप हो गया था। वो आदमी सुहांश को देखता है, फिर अपनी जलती हुई सिगरेट को उसके पैर पर रखता है। दर्द का एहसास होते ही सुहांश जोर जोर से रोने लगता है। अब भी द्रांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो आदमी हंसते हुए ग्लास में रखी शराब सुहांश की बॉडी से होकर उसके मुंह में डालता है। द्रांश के कानों में धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है,
दंश, मेरा बच्चा। आवाज़ सुनते ही द्रांश एक झटके से दोनों चाबुक को पकड़ लेता है। वो झटके से चाबुक खींचता है जिससे दोनों आदमी गिर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। द्रांश चाबुक को झटके से आगे फेंकता है। चाबुक सीधे उस इंसान के गले में लिपट जाता है, किसी सांप की तरह। द्रांश ने इतना अचानक अटैक किया था जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आया। द्रांश खड़ा होकर जल्दी से उस इंसान की ओर बढ़ जाता है और फल की टोकरी में रखा चाकू उठाकर उसे बिना रुके मारता है। 1, 2, 3 बार नहीं, बल्कि द्रांश तब तक उस इंसान को मारता रहता है जब तक उसका हाथ नहीं रुकता। ये देखकर चारों तरफ घिरे लोगों की रूह कांप उठती है, क्योंकि द्रांश किसी पागल की तरह उसे मारते जा रहा था, जिससे उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। द्रांश के पूरे चेहरे पर खून छिटका हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कोई आगे बढ़कर उसे रोके। उस आदमी का शरीर भी खून के रंग से रंग चुका था। द्रांश अब चाकू दूर फेंक देता है और उस इंसान को देखता है जिसकी आंखें खुले हुए ही डेथ हो चुकी थी। द्रांश अब टेबल पर रखे अपने बच्चे को देखता है जो अब खुशी से खेल रहा था। उसके चेहरे पर भी खून के छींटे थे। द्रांश अब वहाँ मौजूद लोगों को देखता है। उसके चेहरे ही सभी लोग डर जाते हैं। द्रांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर सुहांश के चेहरे को पोंछता है। सुहांश हंसते हुए द्रांश से बात करने लगता है। हालांकि सुहांश की बातें द्रांश को समझ नहीं आ रही थी। द्रांश अच्छे से सुहांश के चेहरे को पोंछकर उसे अपने हाथ में उठा लेता है। द्रांश सुहांश को बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखते हुए कहता है, नाम जितना सीधा है वैसे सीधा बनने की कोशिश भी मत करना। जब कोई दर्द देने की कोशिश करे तो रोना नहीं। रोना तुम्हारी फितरत नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे बेटे हो। लोगों को तुम्हें देखते ही डर लगना चाहिए, ना कि तुम्हें देखकर तरस आना चाहिए। सुहांश द्रांश की बातों को चुपचाप बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो द्रांश की हर एक बातें समझ रहा हो। द्रांश भी उस छोटे से बच्चे को ऐसे समझा रहा था जैसे किसी को ट्रेनिंग दे रहा हो। पैदा हुए कुछ ही दिन नहीं हुए थे और द्रांश अभी से अपने बच्चे को हथियार चलाने का पाठ पढ़ा रहा था। पर सुहांश भी ऐसे सुन रहा था जैसे वो उस पर अमल करेगा। द्रांश बहुत ही शांत था। द्रांश अब उठकर खड़ा होता है। अभी भी उसकी पीठ और सीने से खून बह रहा था। चाबुक की मार से उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, पर उसे इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। द्रांश सुहांश को हाथ में उठाकर ऐसे लेकर जा रहा था जैसे लोग थाल में कुछ लेकर जाते हैं। सुहांश एकटक बस अपने डैड को देख रहा था। कुछ घंटे में ही द्रांश एक फार्म हाउस के अंदर जाता है जहाँ उसने सुहानी को रखा था। द्रांश एक कमरे में जाता है। बेड पर सुहानी अब तक बेहोश लेटी थी। द्रांश सुहांश के कपड़े चेंज करके उसे बेड पर लिटा देता है। इतना करते ही वो वॉशरूम चला जाता है। अगर इस वक्त सुहानी को होश आता तो वो द्रांश को देखकर फिर से बेहोश हो जाती। द्रांश हार लेकर बाहर आता है। अब उसके शरीर से खून तो नहीं बह रहा था, लेकिन लाल लाल घाव जरूर दिख रहे थे, जिसे द्रांश शर्ट के माध्यम से छुपा लेता है। द्रांश अब सुहानी के पास लेट जाता है और सुहानी के बालों को साइड करते हुए उसे एकटक देखने लगता है। सुहांश सुहानी के कपड़ों को गुस्से से खींच रहा था, क्योंकि किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। द्रांश उसकी इस हरकत को देखकर उसे घूरते हुए कहता है, मेरी लिटिल लैम्प पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बेड से फेंक दूंगा। अपनी जगह पर चुपचाप रहो। सुहांश भी अब द्रांश को घूरकर देखने लगता है। सुहांश ने सुहानी की ड्रेस को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। वो द्रांश के खींचने पर भी नहीं रुकता। वो काफ़ी गुस्से से सुहानी की ड्रेस को खींचता है ताकि सुहानी उसे अटेंशन दे, लेकिन सुहानी तो उस हालत में ही नहीं थी। द्रांश सुहांश के हाथ से सुहानी के कपड़ों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। सुहांश ने इतनी टाइटली सुहानी के कपड़ों को पकड़ा हुआ था। द्रांश भी कहाँ हार मानता। वो कोशिश करते ही जा रहा था। आखिरकार वो सुहानी के कपड़ों को सुहांश की मुट्ठी से अलग कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर सुहांश द्रांश के हाथों को नोच लेता है। सुहानी आराम से आंखें बंद की हुई थी और यहाँ उसके हस्बैंड और बच्चे के बीच जंग छिड़ी हुई थी। द्रांश अपने हाथ पर स्क्रैच देखकर सुहांश को देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये चूहे जैसे हाथ मेरे हाथ को चोट पहुंचा सकते हैं? लिटिल रैट, मेरे सामने तुम चूहे जैसे हो, इसीलिए चुपचाप रहो अपनी जगह पर। द्रांश अब सुहानी की कमर को पकड़कर उसकी करवट बदल देता है। अब सुहानी सुहांश की पीठ की हुई थी। द्रांश सुहानी को अच्छे से कडल करके सुहांश को देखता है, जो कोशिश कर रहा था कि वो सुहानी के पास चला जाए, पर कहाँ उसके हाथ पैर इतने मजबूत थे जो वो 1 इंच भी हिल पाए। सुहांश ने सुहानी को सुहांश से दूर किया हुआ था और खुद सुहानी से चिपका हुआ था। सुहांश गुस्से से जोर जोर से अपने पैर को हिला रहा था। द्रांश बस उसे घूर कर देख रहा था। कुछ पल बाद सुहांश भी चुप होकर द्रांश को अपनी आंखों से घूर रहा था। द्रांश अब सुहानी को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पटना, रात। एक कमरे में एक लड़के की चीखें सुनाई दे रही थी। वो लड़का कोई और नहीं, वियान ही था। रुद्र वियान के बालों को पकड़कर उसके सिर को दीवार से मार रहा था। रुद्र के दिमाग में इस वक्त बस आव्या को चोट याद आ रही थी। वो बहुत बुरी तरह से वियान को दीवार पर टकरा रहा था, कभी आगे से तो कभी पीछे से। रुद्र गुस्से से वियान को एक बार मारकर सीधे नीचे फेंक देता है, जैसे धोबी कपड़े को धो धो कर नीचे फेंकते हैं। रुद्र अब धीर को देखता है। धीर जाकर एक बॉक्स लाता है। धीर रुद्र को बॉक्स देता है। रुद्र बॉक्स को लेकर एड़ियों के बल वियान के सामने बैठ जाता है। वियान के माथे से खून बह रहा था। रुद्र के उसके पास बैठने से वो डर जाता है। वियान बॉक्स को देखकर डर से कहता है,
ये तुम क्या करने वाले हो? रुद्र उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बॉक्स ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर लाल लाल 2 बिच्छू थे। लाल बिच्छू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिच्छू अपने डंक को हिला रहे थे। वो उस बॉक्स में चल रहे थे। वियान भी उन बिच्छू को साफ तरीके से देख पा रहा था, जिससे उसके अंदर डर की एक सिहरन दौड़ जाती है। रुद्र बॉक्स को बंद करता है और बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, काश मुझे तुमसे कुछ जानना नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी कुत्ते की मौत मारता। मेरी बेबी गर्ल को छूने से पहले तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए था। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। वियान का शरीर डर से कांप रहा था। रुद्र उसके बालों को पकड़कर खींचता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। रुद्र कहता है, जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, समझ आया? इतना बोलकर वो जोर से उसके बालों को खींचता है। वियान जल्दी से हाँ कहता है। रुद्र धीर को इशारा करता है। धीर वियान को देखते हुए पूछता है, मैम के साथ देहरादून में क्या हुआ था? वियान पहले तो सवाल करने वाले धीर को देखता है, फिर रुद्र को। रुद्र से इतना वक्त लेता देखकर उसके हाथ को पकड़कर उस बॉक्स में डालता है। वियान को बिच्छू बहुत फुर्ती से डंक मारता है, जिससे वियान दर्द से छटपटा उठता है। धीर और एक बॉक्स लेकर रुद्र के सामने रख देता है और वियान से कहता है, हमारे पास बिच्छू के डंक का इलाज है, लेकिन वो हम तब तुम्हें देंगे जब तुम चुपचाप जल्दी से जवाब दोगे। वियान अपने हाथ को देखता है। काटने वाली जगह पर नीला पड़ रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और वो कांप रहा था। वियान की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे इससे राहत दो, क्योंकि मैं उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा। रुद्र बॉक्स से इंजेक्शन निकालता है और उसके हाथ में घोंप देता है। इससे भी वियान की चीख निकल जाती है, क्योंकि रुद्र ने यह बहुत ही बेरहमी से किया था। रुद्र इंजेक्शन को निकालकर फेंकते हुए कहता है, अब बताओ वरना। वियान झट से बोलता है, मैं और आव्या एक साथ कॉलेज में थे। रुद्र अब उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुनने लगता है। उस कमरे में अब एक शांति थी, जिसमें बस वियान के बोलने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रात के करीब 12 बजे आव्या बेड पर सो रही थी। लैपटॉप ऑन था, जिस पर मूवी चल रही थी। आव्या मूवी देखते हुए और रुद्र का इंतजार करते करते सो चुकी थी। तभी अचानक ही इसकी आंखें खुलती हैं। वो पूरे कमरे पर नजर डालती है। कमरे में अब भी उसके सिवाय कोई भी नहीं था। आव्या उठकर बैठ जाती है और उबासी लेते हुए कहती है, ये रुद्र अभी तक आया क्यों नहीं? रात के 12 बज गए। एक बार कॉल करके देखती हूँ। बोलते हुए आव्या कॉल करती है। रुद्र का कॉल रिंग हो रहा था, पर वो रिसीव नहीं कर रहा था। आव्या फ़ोन को देखती है और खुद से धीरे से कहती है, ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? आव्या कुछ सोचते हुए धीर को कॉल करती है, पर धीर का भी कॉल बंद था। आव्या थोड़ा परेशान होकर खुद से कहती है, कहाँ रह गया? कहीं जाता तो मुझे बता देता। कहीं किसी ज़रूरी काम में तो नहीं फंस गया? शायद यही हुआ होगा। आव्या खुद को तसल्ली देते हुए फिर से बेड पर लेट जाती है। अभी अभी तो उसकी नींद खुली थी। नींद आना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए आव्या अब अपनी और रुद्र की फ़ोटो फ्रेम को पकड़कर देखती है। शादी के जोड़े में दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। आव्या मुस्कुराते हुए फ़ोटो को छूती है और कहती है, पहले मैं तुम्हें पागल समझती थी, लेकिन तुमने तो अब मुझे भी पागल बना दिया। तुम्हारी हरकतें ही इतनी अजीबोगरीब होती हैं, कोई तुम्हें नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। आव्या फोटो वाले रुद्र को चूमते हुए कहती है, आई लव यू मेरे पागल आशिक। बोलते ही आव्या फोटो को हक कर लेती है। अगली सुबह सिंघानिया विला में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अप्रीता, स्वर्णा और सुरभि तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई चारों ओर देखती हैं। सजावट को देखकर स्वर्णा और सुरभि को तो समझ आ गया था कि क्या होने वाला है, पर अप्रीता को कुछ भी नहीं पता था। प्रीत ने भी सबको मना करके रखा था कि कोई भी उसे कुछ ना बताए। अप्रीता सजावट को देखते हुए कहती है, क्या चल रहा है भाई? इतनी सजावट क्यों करवाई जा रही है? हॉल में सभी मौजूद थे। ध्रुवंश और धारा रेडी होकर बाहर आते हैं। श्रेष्ठा उन्हें देखकर कहती है, रेडी हो गए? मैंने कल ही ज्वेलरी वाले को यूनिक रिंग लाने को कहा था, तो तुम दोनों जाकर ले आओ। जो भी तुम दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छा लगे वो ले लेना। अप्रीता ये सब सुनकर गैस करके कहती है, क्या अंश भाई की एंगेजमेंट होने वाली है? ध्रुवंश अप्रीता के बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, हाँ प्यारी सिस्टर। अप्रीता खुशी से ध्रुवंश को गले लगाकर कहती है, कॉन्ग्रेट्स भाई। वो धारा को भी जल्दी से हक करके कहती है, कॉन्ग्रेट्स भाभी। धारा धीरे से कहती है, थैंक यू। अप्रीता पूरे घर में शोर मचाते हुए कहती है, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसे चुपके चुपके कोई एंगेजमेंट करवाता है भला? सब उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हैं। अप्रीता धारा को देखते हुए कहती है, भाभी कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था। धारा ध्रुवंश को देखती है, फिर अप्रीता को देखते हुए कहती है, मुझे खुद आज सुबह पता चला। अप्रीता हैरानी से धारा को देखती है। श्रेष्ठा सभी को बात करता देखकर कहती है, अंश धारा जाओ जल्दी, यहाँ बात करने के लिए मैंने नहीं कहा है। ध्रुवंश श्रेष्ठा के गाल पर पिंच करते हुए कहता है, जा रहे हैं मॉम। इतना कहते ही धारा का हाथ पकड़ता है और धारा को देखकर कहता है, चलो स्वीटहार्ट। ध्रुवंश और धारा सिंघानिया विला से निकल जाते हैं।
ध्रुवंश और धारा इस वक्त ज्वेलरी शॉप में थे। ध्रुवंश ने धारा के लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव रिंग निकलवाई थी जो प्योर डायमंड की थी। धारा इतनी एक्सपेंसिव रिंग को देखकर ध्रुवंश को देखकर कहती है, हनी मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग नहीं चाहिए, कोई नॉर्मल सा लेते हैं ना। ध्रुवंश धारा के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो, तो मैं तुम्हें नॉर्मल कैसे दिला सकता हूँ। बोलते हुए ध्रुवंश धारा के बालों को चेहरे से हटाता है। धारा इधर उधर देखते हुए कहती है, हमें सब देख रहे हैं। ध्रुवंश पूरी तरह से धारा पर झुका हुआ था, जिससे दोनों का चेहरा बहुत ही करीब था। ध्रुवंश धारा के अनकंफर्टेबल होने से मुस्कुराते हुए पीछे होता है और कहता है, जल्दी से सिलेक्ट करो, उसके बाद हमें ड्रेस भी लेना है। धारा हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश अपने लिए रिंग चूज करने लगता है। अंश एक रिंग पसंद करता है, उसे पैक करने का बोलकर वो धारा के पास जाता है। धारा मुंह बनाते हुए ध्रुवंश से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही सिलेक्ट कर दो ना। ध्रुवंश धारा के पीछे खड़े होकर रिंग देखता है, सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कहता है, कपल रिंग दिखाओ जिसमें क्वीन किंग वाला सिंबल हो। दुकानदार ध्रुवंश के कहने पर वैसा ही मॉडल दिखाता है। धारा वो देखते ही कहती है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा है। ध्रुवंश कहता है, अच्छा क्यों नहीं होगा, किंग की पसंद जो है अपनी क्वीन के लिए, इसे पैक कर दो, पहले वाले को कैंसिल करो। रिंग लेने के बाद ध्रुवंश और धारा ड्रेस लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा गार्डन में टहलने के लिए आई थी। तभी उसकी मुलाकात काजल से हुई। वहीं काजल जो गलतफहमी की वजह से उसे मारना चाहती थी, अभियान ने काजल को सजा के लिए जेल भेज दिया था। प्रज्ञा काजल से जरा भी नाराज नहीं थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन काजल को सब कुछ याद था। दोनों आमने सामने आ गए। काजल प्रज्ञा की नज़रें भी मिला नहीं पा रही थी, पर प्रज्ञा उसे बिना किसी नाराजगी के पूछती हो, तुम यहाँ कैसे। काजल प्रज्ञा को जवाब देती है, मेरा घर यहीं पर है, वहाँ मैं चाचू के घर पे रहती थी। इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है। उसे प्रज्ञा से बात करने में बहुत अजीब सा लग रहा था। प्रज्ञा ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो सामने रखी बेंच पर बैठते हुए कहती है, चलो। काजल बैठती है। दोनों के बीच बस यूं ही शांति छाई हुई थी। अचानक ही काजल कहती है, सहस्त्रा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं इस वक्त क्या हो गया था। मुझे तुम्हारा दर्द नहीं दिख रहा था, बस ये दिख रहा था कि तुमने मेरे प्यार को छीना। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे पहली बार मैंने तुम्हारा पागलपन देखा, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम वैसा करोगी। काजल चुप रहती है, फिर धीरे से पूछती है, वो कैसे। प्रज्ञा सीरियस हो जाती है। वो कहती है, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें क्या पता चल गया कि तुम या दुनिया वाले जिसे मेरा हस्बैंड समझ रहे थे वो नहीं है। काजल धीरे से सिर हिलाती है। प्रज्ञा बहुत ही सीरियस होकर कहती है, देखो काजल, ज़रूरी नहीं हम जिससे प्यार करें रिटर्न में वो भी हमें प्यार करे। तुम ध्रुवंश को पसंद करती हो, उससे प्यार करती हो, लेकिन ध्रुवंश की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज दोनों की इंगेजमेंट भी है। ये सुनते ही अचानक ही काजल की आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रज्ञा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अब तुम उसे पाने के चक्कर में फिर उसके प्यार पर अटैक मत करना, वरना। प्रज्ञा बोलते हुए काजल को देखती है। काजल के गालों पर गिरते आंसुओं को देखकर प्रज्ञा कहती है, हे तुम रो रही हो। इतना बोलते ही प्रज्ञा आगे बढ़कर काजल को हक करके उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, चुप पागल, तुम रो क्यों रही हो। सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो तो। काजल अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रज्ञा से अलग होकर कहती है, सहस्त्रा, मैंने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया सिवाय उनके। उनकी आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं। काजल फिर से आंसू पोंछते हुए कहती है, मैंने उन्हें पाने के चक्कर में तुम्हें मारने की कोशिश की, शायद मुझे उसी बात की सज़ा मिल रही है। प्रज्ञा काजल को लाचारी से देखती है। काजल कहती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। वो लड़की उस लड़की के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रज्ञा इमोशनल होकर काजल के हाथ पर अपना हाथ रखती है। काजल कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि प्यार जब एक तरफा होता है तो बहुत दर्द होता है। सच में एक तरफा प्यार बहुत दर्द भरा होता है। मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। काजल अपनी दिल वाली जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है। उसकी आंसू तो बार बार गाल पर लुढ़क रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि काजल इस वक्त कितने दर्द में है। प्रज्ञा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, उसके भी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। काजल अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपने गालों को अच्छे से रुमाल से साफ करती है और हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी ना एकदम पागल हूँ, तुम्हारी सिचुएशन पर मैंने गौर ही नहीं किया। इतना बोलकर वो अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, कांग्रेट्स यार, तुम माँ बनने वाली हो। वैसे जूही ने मुझे बता तो दिया था, लेकिन मैं तुमसे नज़रें कैसे मिलाऊं यही मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं किया। वैसे तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए। काजल के ये कहते ही प्रज्ञा एक और इशारा करती है। काजल प्रज्ञा के इशारे की ओर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर खड़ा अभियान दिखता है। अभियान की नज़रें प्रज्ञा पर ही थी। प्रज्ञा कहती है, इतनी आसानी से ये मुझे थोड़ी छोड़ते हैं। काजल ये सुनकर मुस्कुराती है। काजल कहती है, मेरी तरफ से जीजू को कांग्रेट्स कह देना, आखिर मेहनत तो उनकी ही है ना।
काजल प्रज्ञा की टांग खींच रही थी। प्रज्ञा काजल को हल्का मारते हुए कहती है, बदमाश। काजल हंसती है, वहीं प्रज्ञा मुस्कुराती है। काजल अब अपनी जगह से उठकर कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैं बस यूं ही माइंड फ्रेश करने के लिए आई। ठंडी हवा में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। प्रज्ञा उसके जवाब पर धीरे से हामी भरती है। काजल अब वहाँ से जाने लगती है। उसके 3 कदम बढ़ाते ही प्रज्ञा उसे आवाज़ देती है, काजल। काजल के कदम रुक जाते हैं। प्रज्ञा उसे देखते हुए कहती है, हो सके तो ध्रुवंश को भूलकर आगे बढ़ो। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारे पेरेंट्स को मुझसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर कोशिश करना। काजल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश को भूलने के बारे में ही सोचकर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। काजल धीरे से सिर हिलाकर कहती है, मैं कोशिश करूँगी सहस्त्रा। बोलते ही काजल जल्दी से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा उसे बस जाते हुए एकटक देखने लगती है। काजल अब बहुत दूर चली जाती है तो अव्यान प्रज्ञा के पास आ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है, फिर मुंह बनाते हुए अपने हाथ बढ़ा देती है। अव्यान आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा जल्दी से अव्यान की गर्दन में हाथ लपेट लेती है। अव्यान प्रज्ञा को वहां से लेकर जाने लगता है। प्रज्ञा मुंह बनाते हुए कहती है, हमारा बेबी कब बाहर आएगा, मैं उठाते उठाते थक गई। बोलते हुए प्रज्ञा बहुत अजीब अजीब मुंह बना रही थी। प्रज्ञा की क्यूट हरकतों को देखकर अव्यान उसके गाल पर किस करके कहता है, आई लव योर क्यूट एक्टिविटीज़। मेरे ना होने पर कौन तुम्हें यूँ संभालता है। प्रज्ञा फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं, इसीलिए तो आप मुझे छोड़कर मत जाया कीजिए ना। अव्यान फिर से प्रज्ञा के गाल पर किस करता है। पटना हॉल में नैना, अंतरा और आव्या पूरी तरह से रेडी होकर खड़े थे। उन्हें भी जल्दी मुंबई के लिए निकलना था। 12 बज चुके थे। आव्या बार बार रुद्र को कॉल कर रही थी, पर रुद्र था कि कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। नैना आव्या से कहती है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना, या किसी बात पर नाराज़ तो नहीं है। आव्या फिर से कॉल ट्राई करते हुए कहती है, मॉम कल हम दोनों की ठीक से बात ही नहीं हुई, फिर झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। मम्मा और अंश भी बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आव्या परेशान होते हुए कहती है। नैना भी परेशान थी। नैना कुछ सोचते हुए कहती है, धीर से पूछ कर देखो। आव्या तुरंत कहती है, अभी उसे ही कॉल कर रही हूँ। रिंग जा ही रही थी, तभी धीर कॉल रिसीव करता है। आव्या जल्दी से पूछती है, हेलो हेलो धीर, रुद्र तुम्हारे साथ है क्या। उधर से धीर जवाब देता है, नो मैम, पर मुझे पता है कि बॉस कहाँ है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। आव्या, ओके जल्दी भेजो। आव्या कॉल कट करती है। उसे धीर का मैसेज आता है। एड्रेस को देखते हुए आव्या नैना को देखकर कहती है, मॉम आप दोनों यहीं रहिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। नैना हाँ कहती है तो आव्या जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। 15 मिनट में ही आव्या एक फार्म हाउस के सामने कार रोकती है। आव्या कार से बाहर निकलकर तेज कदमों से फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। आव्या दरवाज़ा खोलते हुए आवाज़ देती है, रुद्र। आव्या की आवाज़ उस पूरे फार्म हाउस में गूंजती है। आव्या सामने देखती है, जहाँ बस अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे में रुद्र बैठा हुआ था। वो ज़मीन पर सोफे से टिककर बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। उसके ऊपर टीवी की रोशनी बिखरी हुई थी। रुद्र की आंखें इस वक्त लाल थी, जो अंधेरे में आव्या को नहीं दिख रही थी। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो। आव्या लाइट के स्विच को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे स्विच मिलता है। आव्या स्विच ऑन करती है। वो एक हॉल था। आव्या जैसे ही रुद्र को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। चारों तरफ शराब की बॉटल्स थीं, जिसे रुद्र पूरी रात पीते जा रहा था। उसकी लाल आंखें आव्या को अब साफ दिख रही थी। रुद्र इस वक्त भी ड्रिंक करते हुए सामने की ओर ही देख रहा था। 20 से 30 बॉटल उसके सामने बिखरी हुई थी। आव्या हैरानी से कहती है, ये सब क्या है। रुद्र तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। रुद्र कुछ नहीं बोलता। उसकी नज़रें बस सामने की ओर थीं और वो बस ड्रिंक करते जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आव्या उसे बार बार ड्रिंक करता हुआ देखकर जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके हाथ से बॉटल छीनकर कहती है, बहरे हो गए हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। रुद्र चुपचाप एकटक बस बिना भाव के सामने देख रहा था। आव्या उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर इरिटेट होकर कहती है, क्या है सामने, क्या देख। इतना बोलते ही आव्या जैसे ही टीवी स्क्रीन को देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आव्या ने जो बॉटल पकड़ी थी वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे बॉटल टूट जाती है और उसके अंदर की शराब फर्श पर बिखर जाती है। आव्या का दिल डर से बहुत ही तेज़ धड़कने लगता है। टीवी पर एक के बाद एक पिक्चर्स दिख रही थी, जिसमें आव्या और वियान एक ही बेड पर थे, वो भी बिना कपड़ों के। आव्या का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। आव्या अपनी कांपती हुई आवाज़ में धीरे से कहती है, ये। आव्या धीरे से गर्दन घुमाकर रुद्र को देखती है। रुद्र अब आव्या के बिल्कुल करीब खड़ा था। रुद्र को अचानक अपने करीब देखकर आव्या डर से एक कदम दूर हो जाती है। आव्या की तो जुबान लड़खड़ाने लगी थी, जिससे आव्या कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आव्या का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रुद्र आव्या के चेहरे को धीरे से पकड़ता है। आव्या डर से हिल जाती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है,
रिलैक्स बेबी गर्ल, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ किया नहीं है। आव्या डर रही थी। रुद्र ये साफ देख पा रहा था। रुद्र अपने हाथों को आव्या के चेहरे पर मूव करते हुए कहता है, मुझे किसी की बात पर भरोसा नहीं है और ना ही किसी फ़ोटो पर भरोसा है, लेकिन ये फ़ोटो को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, फ़ोटो में ये कौन है बेबी गर्ल? आव्या इधर उधर देखते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहती है। रुद्र आव्या की बात को कान खोलकर सुन रहा था। आव्या सिर झुका लेती है, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। रुद्र ये देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। रुद्र अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, इट मीन्स ये फ़ोटो सच है। बोलते हुए रुद्र फिर से टीवी स्क्रीन को देखता है। फोटो में दोनों के चेहरों को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं। रुद्र एक बॉटल को उठाकर गुस्से से फेंकता है। आव्या डर से कांप जाती है। आव्या अपने कान पर हाथ रख लेती है। आव्या की डर से रोने जैसी आवाज़ भी निकल रही थी। आव्या डर से रोते हुए कहती है, रुद्र मैं वो। उसके इतना बोलते ही रुद्र फिर एक बार एक बॉटल उठाकर फेंकता है। आव्या के होंठ कांपने की वजह से कुछ बोल नहीं पाते। रुद्र बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, चली जाओ यहाँ से। आव्या धीरे से आगे बढ़कर रुद्र के हाथ को पकड़कर कहती है, रुद्र मेरी बात तो सुनो। रुद्र आव्या को धक्का देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, छूना मत मुझे। आव्या जमीन पर गिर जाती है। वो रुद्र के चिल्लाने से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो मुड़कर रुद्र को देखती है। रुद्र अब दूसरी ओर देख रहा था। रुद्र दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आव्या रुद्र को देखते हुए बहुत मुश्किल से कहती है, रुद्र प्लीज़ हम बात कर लेते हैं। रुद्र इस बार कोई जवाब नहीं देता। वो फिर एक बार ज़मीन पर बैठ जाता है। आव्या धीरे धीरे घुटनों के बल रुद्र के पास जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, रुद्र मैं। उसके इतना बोलते ही रुद्र झटके से उसे देखता है। आव्या डर से थोड़ा पीछे हो जाती है। रुद्र की आंखों में नशा तो था, लेकिन वो नशा उसके गुस्से की आगे फीका पड़ रहा था। वो दांत भींचते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती ना? मैंने कहा अभी तुरंत यहाँ से जाओ। रुद्र, आव्या की धीमी सी आवाज़ आती है। वो कुछ बोलना चाहती है, इससे पहले रुद्र उस पर गुस्से से चिल्लाता है, जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट। आव्या का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। आव्या सिसकते हुए रोने लगती है। रुद्र स्क्रीन पर देख रहा था जिस पर वियान और आव्या एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर तो उसके गुस्से से नस फट जाती है। वो एक और बॉटल उठाकर टीवी पर फेंकता है। बॉटल जाकर टीवी स्क्रीन पर टूटता है। रुद्र गुस्से से टेबल को एक लात मारता है, जिससे वो टूट जाती है और कांच चारों ओर बिखर जाता है। रुद्र को बस आव्या की कुछ दिन पहले की बात सुनाई दे रही थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा, अगर होता तो मैं बता देती ना। रुद्र की मुट्ठी बहुत जोर से कसी हुई थी और उसके चेहरे पर नसें उभरी हुई थी। आव्या रुद्र का चेहरा धीरे धीरे देखकर सिसक रही थी। रुद्र, आव्या बहुत ही धीमी आवाज में उसे बुलाती है, मगर रुद्र उसकी ओर नहीं देखता। उसका जी चाह रहा था कि वो आव्या को दर्द दे, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था। कुछ पल वहाँ आव्या की सिसकी सुनाई देती रहती है। उसकी आंखों से आंसू किसी पानी की तरह टपक रहे थे। रुद्र अचानक से अपनी जगह से उठता है और एक कमरे की ओर बढ़ जाता है। आव्या उसे देखती रहती है। रुद्र के अंदर जाते ही अंदर तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो अंदर सामानों पर अपना गुस्सा उतार रहा था। आव्या बस उस कमरे को देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या दर्द भरी आंखों से फ़ोन को देखती है। फ़ोन पर नैना का कॉल आ रहा था। आव्या खुद को थोड़ी शांत करती है, फिर कॉल रिसीव करके बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब देती है, हेलो। उधर से नैना की आवाज़ आती है, हेलो आव्या, कहाँ रह गई तुम दोनों? तुम रुद्र को बुलाने गई और तुम खुद गायब हो गई। आव्या के मुंह से फिर से सिसकी निकलने वाली होती है, पर वो उसे जल्दी ही रोक लेती है। वो खुद को संभाल कर कहती है, मॉम आप दोनों जाइए, मैं और रुद्र बाद में चले जाएंगे। नैना कहती है, बाद में कब बेटा? देखो अगर रुद्र का कोई काम है तो तुम आ जाओ, वैसे भी वहाँ सब तुम्हारे ही इंतज़ार में खड़े होंगे। अगर तुम नहीं पहुँची तो इंगेजमेंट भी रुक जाएगी, और अभी वक्त भी तो नहीं है। आव्या थोड़ा सोचती है, अभी जो मैटर था रुद्र इतनी जल्दी उसे माफ़ तो नहीं करने वाला था, और वहाँ ध्रुवंश तो उसके बिना इंगेजमेंट ही नहीं करेगा। आव्या दोनों ओर से फंसी हुई थी। आव्या कुछ पल सोचने के बाद कहती है, ठीक है मॉम, मैं आ रही हूँ। नैना कहती है, जल्दी आओ। आव्या कॉल कट करती है, फिर एक नज़र उस कमरे के दरवाजे को देखती है जिस कमरे में अब भी तोड़फोड़ की आवाज़ें आ रही थीं। आव्या धीरे से दरवाजे के पास जाती है। वो रुद्र को बुलाना तो चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बुलाए। आव्या के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। आव्या दरवाजे पर हाथ रखती है, तभी अंदर से कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। आव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। आव्या कुछ पल दरवाजे को देखती है, फिर वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। मुंबई, रात 8 बजे, सिंघानिया विला हॉल में पूरा जश्न का माहौल था। आव्या भी पहुंच चुकी थी और एक कोने में गुमसुम सी खड़ी थी। इंगेजमेंट के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, बस सबको धारा और अप्रीता का इंतजार था। ध्रुवंश कुछ लोगों से बात कर रहा था। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सत्या की नज़रें भी बस सुरभि को ढूंढ रही थी, जो हॉल में कहीं नहीं दिख रही थी।
ध्रुवंश की नज़र अचानक ही साइड में खड़ी आव्या पर जाती है। उसके चेहरे को देखकर वो सभी को एक्सक्यूज़ मी बोलकर उसकी ओर बढ़ जाता है। आदित्य भी आव्या को ही देख रहा था, पर वो उसके पास जा नहीं रहा था। ध्रुवंश आव्या के पास जाकर चुटकी बजाता है। आव्या होश में आती है और ध्रुवंश को देखकर अपनी झूठी मुस्कान होठों पर लाती है। ध्रुवंश आव्या की स्माइल को देखकर कहता है, बहुत बुरी लग रही हो ट्यूलिप, ये होंठों पर झूठी मुस्कान बिखेर कर बहुत बेकार लग रही हो। बताओ क्या हुआ। आव्या नॉर्मल हो जाती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं। ध्रुवंश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा तुम समझती हो और तुम्हें तुमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, इसीलिए मेरे सामने ये कुछ नहीं वाला ड्रामा मत करो और बताओ कि क्या हुआ। आव्या चुप होकर नज़रें झुका लेती है। ध्रुवंश उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसे चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आव्या ध्रुवंश की आंखों में देखती रहती है। ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप, क्या तुम मुझे अपनी आंखें पढ़वाना चाहती हो? ओके, लेट मी गेस, तुम्हारा और रुद्र का किसी बात पर झगड़ा हुआ है और वो इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आया। उसके ना आने की वजह से तुम दुखी हो। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखकर कहती है, तुमसे अच्छा मुझे और कोई समझ नहीं सकता। नॉर्मल सा झगड़ा है, बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, पता है, देखना वो खुद बेबी गर्ल करता हुआ आ जाएगा। आव्या अब कुछ नहीं कहती। तभी श्रेष्ठा ध्रुवंश को बुलाती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है, फिर आव्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है। आव्या उसे मना तो कर रही थी, लेकिन कहाँ ध्रुवंश मानने वाला था। उसे पता था कि आव्या अकेली रहेगी तो दुखी रहेगी। ध्रुवंश एक और देखते हुए बुलाता है, भाभी, अर्ना। ध्रुवंश के बुलाने पर प्रज्ञा, स्प्रहा और सरना उसे देखते हैं। ध्रुवंश कहता है, आप अकेले अकेले क्यों गपशप कर रहे हैं? ट्यूलिप को भी लेकर जाइए। प्रज्ञा और स्प्रहा आव्या को बुलाती हैं। सरना जल्दी से उठकर आव्या के पास आकर कहती है, दी, मैं तो आपको कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, आप दिखी ही नहीं, इसीलिए मैं बैठ गई। आव्या ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश आव्या के गाल को छूकर कहता है, जाओ बच्चा, मैं एंगेजमेंट होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उदास मत रहा करो, अच्छी नहीं लगती हो। आव्या ना चाहते हुए भी स्वर्णा के साथ चली जाती है। ध्रुवंश कुछ पल आव्या को देखता है, फिर श्रेष्ठा के पास चला जाता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को स्टेज पर जाने के लिए कहती है। ध्रुवंश इधर उधर देखता है, वो धारा को ढूंढ रहा था, पर धारा कहीं नहीं थी। श्रेष्ठा उससे कहती है, तुम स्टेज पर जाओ, धारा आ जाएगी। ध्रुवंश तुरंत कहता है, नो मॉम, मैं उसके साथ ही जाऊंगा। बोलते हुए ध्रुवंश की नज़र एक ओर जाती है। ध्रुवंश जैसे ही उस ओर देखता है तो उसकी जैसे सांसें थम सी जाती हैं। धारा एक रेड कलर के गाउन में थी। वो गाउन उसके फिगर को बहुत ही अच्छे से उभार कर दिखा रहा था। हल्के मेकअप में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। ध्रुवंश बस एकटक धारा को देख रहा था। धारा बहुत ही धीमे कदमों से ध्रुवंश के पास आकर खड़ी हो जाती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे पर पूरी तरह से खोया हुआ था। धारा धीरे से अपनी नज़रें उठाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश अब उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में देखते हुए वो कहता है, जी करता है तुम्हें इस दुनिया से छुपा लूं, जहाँ किसी की परछाई तक न पहुँच पाए। धारा अपनी पलकें झपकाते हुए ध्रुवंश को एकटक देखती है। ध्रुवंश अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, जी करता है तुम्हें अपने हाथों की हथकड़ी से बांध दूं। धारा ध्रुवंश में खोए हुए अपना हाथ उसके हाथ में देती है। ध्रुवंश धारा के हाथ को पकड़कर कहता है, चलें स्वीटहार्ट, मेरी जेल में कैद होने। धारा ध्रुवंश की आंखों में ऐसे खोई थी जैसे ध्रुवंश ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। ध्रुवंश धारा का हाथ पकड़कर अब उसे स्टेज की ओर लेकर जाता है। ध्रुवंश और धारा स्टेज पर जाते हैं। सत्या भी वहीं खड़ा था। वो बस सुरभि के आने का इंतजार कर रहा था। तभी प्रीत अप्रीता को लेकर आती है। उनके साथ सुरभि भी आ रही थी। अप्रीता एक्साइटमेंट में प्रीत से पूछती है, मम्मा बताइए कि क्या सरप्राइज़ है। प्रीत मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और फिर स्टेज की ओर देखते हुए सत्या को देखकर कहती है, सत्या, क्या तुम अपनी फियांसे को लेने नहीं आओगे? सत्या का ध्यान तो बस सुरभि पर था। वो प्रीत की आवाज़ सुनकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। प्रीत अप्रीता के कान में धीरे से कहती है, आज सिर्फ ध्रुवंश और धारा की ही नहीं, तुम्हारी और सत्या की भी इंगेजमेंट है। ये सुनकर तो अप्रीता के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है। उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर प्रीत को देखती है। प्रीत मुस्कुराते हुए अब सत्या को देखती है, जो ऑलमोस्ट उनके पास आ चुका था। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सत्या सुरभि के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देखकर पूरे परिवार को जोर का झटका लगता है। सत्या की हरकत से जो पूरा परिवार के होठों पर मुस्कुराहट थी, वो तुरंत गायब हो जाती है। मेहमान भी ये सब कुछ देखकर असमंजस में पड़ गए। प्रीत सत्या को देखकर कहती है, सत्या, ये तुम क्या कर रहे हो? सत्या सुरभि को देखते हुए कहता है, वही जो आपने कहा आंटी, मैं अप्रीता का हाथ थामकर उसे लेकर जा रहा हूँ। अप्रीता भी सत्या को देख रही थी। प्रीत थोड़ा सख्ती से कहती है, सत्या, वो सुरभि है, अप्रीता ये है मेरी बेटी। सत्या हैरानी से प्रीत को देखता है। सुरभि को तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सत्या प्रीत को देखने के बाद अप्रीता को देखता है, फिर कहता है, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। मैं तो इसे पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ।
वो सुरभि को पॉइंट करते हुए कहता है। मामले को जल्दी समझकर विप्लव जडेजा आगे बढ़ते हैं और सत्या को अपने साथ लेकर जाते हैं। समर्पण और जमुना भी उनके पीछे जाते हैं। अप्रीता प्रीत को देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहती है, आप ऐसे लड़के से मेरी इंगेजमेंट करवाना चाहती हैं जो सुरभि को देखते ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, जबकि आपने ही कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। एंड बाय द वे, मैंने कहा ना कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, फिर आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं किसी से इंगेजमेंट करूंगी? मम्मा, आखिर आप मुझ पर हर वक्त अपना रौब क्यों झाड़ती रहती हैं? और आज तो आपने हद ही कर दी। बोलते हुए अप्रीता गुस्से से प्रीत को देखती है, फिर दौड़कर अपने कमरे की ओर चली जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्रीत भी अप्रीता के पीछे जल्दी से चली जाती है। उनके पीछे अर्जुन भी चला जाता है। अप्रीता कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को बंद करने वाली होती है, तभी प्रीत आकर उसे रोक लेती है। अप्रीता थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कमरे के अंदर जाकर अपनी सारी ज्वेलरी बेड पर फेंकती है। प्रीत परेशान होकर पूछती है, अप्रीता तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें लड़का पसंद है। प्रीत के ये कहते ही अप्रीता तुरंत कहती है, मम्मा, मैंने कब कहा कि मुझे लड़का पसंद है? और पसंद होने के लिए लड़के को देखना भी तो होता है। मैंने उसे ज़िंदगी में आज पहली बार देखा है, फिर पसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रीत पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है, तुमने उसे देखा कैसे नहीं? तुम तो उसके ऑफिस मिलने गई थी ना? फिर अप्रीता इसके बारे में सोचती है, फिर कहती है, हाँ मम्मा, मैं गई थी, लेकिन मैं उससे मिली नहीं थी। मैंने सुरभि को अंदर भेज दिया था। प्रीत अपना सिर पकड़ लेती है। अर्जुन प्रीत को देखते हुए कहता है, जान, इसीलिए मैंने कहा था ना कि कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कब हो? अगर हम उसी दिन अच्छे से पूछ लेते तो इतना कन्फ्यूजन ही नहीं होता। और हो सकता है सत्या को भी किसी ने कंफ्यूज कर दिया। वो पसंद सुरभि को करता होगा, लेकिन उसे नाम अप्रीता का बता दिया गया होगा। कंफ्यूजन में सब गड़बड़ हो गया। इस वक्त तीनों के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। वहीं दूसरी ओर विप्लव जडेजा सत्या को लेकर एक खाली जगह लेकर आ गए थे। विप्लव सत्या को घूरते हुए कहते हैं, ये सब क्या है सत्या? आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपको अप्रीता पसंद है, फिर आज ये नाटक क्यों? सत्या कहता है, दादाजी, मुझे वो लड़की पसंद है जिसके पास मैं अपना हाथ थामने गया था। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस दिन जब गोद भराई के दिन सत्या आया था, तब उसने सुरभि को देखा था। वहीं जमुना भी अपने बेटे को देख रही थी, तो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उनकी नज़र अप्रीता पर पड़ गई। सुरभि और अप्रीता साथ में थे, इसीलिए उन्हें गलतफहमी हुई। घर पर जाकर उसने सत्या से बात की। उसने सत्या से पूछा कि क्या उसे ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी लड़की पसंद है। तब सत्या ने हाँ कह दिया। अप्रीता और सुरभि ने उस वक्त सेम कलर की ही ड्रेस पहनी थी। जमुना ने सुरभि पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा फोकस तो अप्रीता पर था। वहीं सत्या का सारा फोकस सुरभि पर था। उसके चेहरे के अलावा उसे आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जमुना ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़कर विप्लव से कहती हैं, पापा जी, हमें लगता है सत्या की कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई है। सत्या सुरभि को ही दिखा रहे थे, लेकिन हमें लगा अप्रीता। हमें माफ़ कर दीजिए। विप्लव थोड़े गुस्से में कहते हैं, आपकी माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें? हम खुद यहाँ अप्रीता का हाथ मांगने आए, अब क्या जवाब देंगे उन्हें? जमुना सिर झुका लेती है। वो बोल ही रहे थे, तभी पृथ्वीराज की आवाज़ आई, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? विप्लव की नज़र पृथ्वीराज पर जाती है, जो बहुत ही सीरियस थे। विप्लव पृथ्वीराज के सामने जाकर कहते हैं, हमें माफ़ कर दो पृथ्वी, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे घर की खुशी पल भर में रुक गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब हमारी ओर से कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। सत्या यह सुनकर तुरंत कहता है, दादाजी, मुझे सुरभि से शादी करनी है। आप रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? मैं अप्रीता के माँ पापा से माफ़ी मांग लूँगा। प्लीज़ मुझे सुरभि चाहिए। मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। पृथ्वीराज सत्या की बातों की गहराई को महसूस कर पा रहे थे। वो तीनों को कमरे में जाने के लिए कहते हैं और पूरे मेहमानों का ध्यान भटकाने के लिए डांस शुरू करवा देते हैं। अब सब बात करने के लिए चले जाते हैं, जिसमें विशाखा, अर्जुन, प्रीत, सौरभ, रुखसार और शौर्य भी आ जाते हैं। रुखसार उनकी बातों को सुनते हुए कहती हैं, सुरभि की भी उम्र ही क्या हुई है, हम ऐसे कैसे उसकी शादी करवा सकते हैं? रुखसार की बेचैनी को समझकर जमुना कहती है, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि शादी अभी नहीं होगी, जब आप चाहेंगी तब होगी। सौरभ बीच में कहता है, पर फिर भी हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। मुझे अपनी बेटी को मिले ज़्यादा वक्त ही नहीं हुआ, और जब रिश्ता बन जाता है तो उसे किसी कैदी की तरह रहना पड़ेगा, जैसे वो किसी लड़के से खुलकर बात नहीं कर सकती और बहुत कुछ, उसकी फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी। सौरभ और रुखसार को मना करते देखकर सत्या कहता है, अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में उसे बांध कर नहीं रखूंगा। वो जब चाहे किसी से भी बात कर सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शौर्य झट से सवाल करता है, अगर फ्यूचर में गलती से सुरभि को कोई और से प्यार हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर सत्या सुन्न हो जाता है। उसे सुरभि का वो मासूम सा चेहरा याद आ जाता है।
कुछ पल शांत रहने के बाद सत्या कहता है, मैं उसे अपने रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। मेरी चाहत को मैं अपने दिल तक कैद करके रखूंगा। उसकी खुशी ही मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी। सभी लोग सत्या को देखते हैं क्योंकि सत्या की हर एक बात में गहराई थी। सौरभ और रुखसार को अब भी नहीं चाहते थे कि उनकी छोटी सी बच्ची किसी रिश्ते में बन जाए। वो ना ही कहना चाहते थे, पर इसी बीच विशाखा कहती है, सौरभ, रुखसा, हमें लगता है हमें सुरभि की सगाई कर देनी चाहिए। हमें पता है अभी वो बच्ची है, पर आप एक बार सत्या की जगह पर रहकर तो देखिए। जल्दबाजी की वजह से हम सबसे गलती हो गई। अब दोनों की सगाई में एक सगाई होगी, दूसरी टूट जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुवंश और धारा पर भी बुरा असर पड़ेगा। सौरभ और रुखसार एक दूसरे को देखते हैं। रुखसार थोड़ी देर बाद कहती है, लेकिन माँ, हम तो ना सत्या को जानते हैं, ना ही उनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। फिर रुखसार की बातों पर सुरभि के लिए चिंता साफ दिख रही थी। काफ़ी देर से चुप प्रीत कहती है, रुखसा, तुम उन पर ना सही लेकिन मुझ पर तो भरोसा कर सकती हो ना। हम उनकी फैमिली से लेकर सत्या तक को अच्छे से पहचान चुके हैं। सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो अब भी सत्या को अपना दामाद बनाना पसंद करूंगी। प्रीत की बातों से सीरियस माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है। सत्या के अंदर थोड़ा डर भी था कि कहीं बातों ही बातों में उसका रिश्ता सच में अप्रीता से ना जोड़ दिया जाए। सत्या प्रीत के पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी आंटी, जो कुछ भी हुआ। आपकी बेटी को मैंने सबके सामने ऐसे, आई एम सॉरी। उस कमरे में फैसले चल रहे थे तो वहीं हॉल में सभी को भटकाने के लिए डांस चल रहा था। ध्रुवंश और धारा कपल डांस कर रहे थे। अभियान और प्रज्ञा भी बहुत धीमे धीमे डांस कर रहे थे। आदित्य और ध्रुव न्यूज़ बाहर ना जाए उसके लिए सेटअप वहीं कर रहे थे। धारा आव्या की ओर देखकर ध्रुवंश से कहती है, हनी, तुम्हारी बहन बहुत उदास है, शायद उसे किसी की ज़रूरत है। ध्रुवंश भी आव्या को देखता है, फिर धारा से कहता है, मैं उसकी उदासी अभी गायब करता हूँ। कहते हुए वो धारा को छोड़ देता है। धारा चेयर पर जाकर बैठ जाती है। ध्रुवंश अब आव्या को लेकर जाता है। आव्या के हाथ को पकड़कर उसे डांस करवाने लगता है। गोल गोल घुमाते हुए वो आव्या को कमर पर हाथ रखता है। वहीं आव्या ध्रुवंश के सीने पर हाथ रखती है। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, आज के ही दिन इतना गलत क्यों हो रहा है? क्या अप्रीता से किसी ने सगाई के बारे में बात नहीं की थी? ध्रुवंश आव्या के साथ ही डांस करते हुए कहता है, नहीं, बड़ी मॉम उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर यहाँ तो हम सब सरप्राइज हो गए। इसीलिए बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ये सब छोड़ो, वो तो बड़े तय करेंगे कि क्या करना है। ये बताओ, तुम्हें मेरी स्वीट हार्ट कैसी लगी? ध्रुवंश बस आव्या के माइंड को डाइवर्ट कर रहा था। आव्या धारा को देखती है, फिर कहती है, अच्छी है, तुम्हारी पसंद है तो बेस्ट ही होगी। ध्रुवंश मुस्कुराता है। आव्या हल्का सा स्माइल करती है। सारा फैसला होने के बाद जितने भी लोग अंदर थे सब बाहर निकलते हैं। पृथ्वीराज स्टेज पर जाकर माइक लेते हैं और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, सगाई को ऐसे बीच में रोकने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, पर अब सब ठीक है। अब हम सगाई की रस्म को शुरू करते हैं। ध्रुवंश, धारा, सत्या और सुरभि यहाँ आ जाइए। सुरभि से सौरभ और रुखसार जाकर थोड़ी बात करते हैं। सुरभि अप्रीता की तरह बिल्कुल नहीं थी जो मुंह पर मना कर दे। वो वैसा ही करती है जैसा सौरभ और रुखसार कहते हैं। अब चारों तरफ इंगेजमेंट वाला माहौल फिर से बन जाता है। सुरभि सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि उसका होने वाला जीजू एक ही पल में बदलकर अब खुद का हस्बैंड बनने वाला है। इस प्रहा जाकर चारों के पास रिंग लेकर जाती है। पहले ध्रुवंश और सत्या रिंग लेते हैं। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए धारा को देख रहा था। धारा भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। ध्रुवंश धारा को रिंग पहनाता है। सभी क्लैपिंग करते हैं। सत्या अपना हाथ बढ़ाता है। सुरभि की नज़रें अब तक झुकी हुई थी। सत्या के हाथ को आगे देखकर वो धीरे से अपनी नज़रें उठाकर उसे देखती है। सत्या उसकी आंखों में देखते हुए इशारा करता है। सुरभि को सत्या की केयर करना याद आता है। सत्या जब भी उससे मिला था उसने उसके साथ हमेशा अच्छा ट्रीट किया था। सुरभि बहुत सोचने के बाद अपना हाथ बहुत धीरे से बढ़ाती है। सत्या थोड़ा मुस्कुराते हुए सुरभि के हाथ को थाम कर उसे रिंग पहनाता है। फिर एक बार हॉल में तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। अब धारा और सुरभि रिंग लेती हैं। सत्या तुरंत अपना हाथ बढ़ा देता है। सुरभि उसके हाथ को कुछ पल देखती है, फिर रिंग पहनाती है। धारा भी ध्रुवंश को रिंग पहनाती है। इसी के साथ हॉल में फिर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। सत्या सिर झुकाकर सुरभि के कान में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुरभि के एकदम से कान गर्म हो जाते हैं। सत्या उससे क्या बात करना चाहता है, ये सोचकर सुरभि थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अगले दिन आव्या, अंतरा और नैना करीब दोपहर के 12 बजे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही नैना तो अपने काम में लग जाती है। अंतरा अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं आव्या गुमसुम सी अपने कमरे में जाती है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवेल में खड़ा था और फ़ोन में कुछ देख रहा था। रुद्र को देखते ही आव्या के चेहरे पर सुकून छलक उठता है। आव्या जल्दी से आगे बढ़ती है। वो उसे छूने के लिए बढ़ी रही थी कि तभी उसे रुद्र की बात याद आती है।
इसीलिए वो वहीं रुक जाती है। आव्या गहरी सांस लेती है और कहती है, रुद्र तुम मुंबई आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए, सब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। रुद्र चुप था, उसने तो आव्या पर ध्यान ही नहीं दिया। आव्या को बहुत बुरा लग रहा था। रुद्र, आव्या आवाज़ देते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, रुद्र अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करते हुए बैल्कनी की ओर चला जाता है। आव्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। रुद्र काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर इस वक्त आव्यान से बात कर रहा था। उधर से अव्यान की आवाज़ आती है, रैबिट पहुंच गई। रुद्र कोई जवाब नहीं देता। इस बार अव्यान की बहुत सीरियस भरी आवाज़ आती है, तुम दोनों के एक्शन से लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, पर मैं पूछूंगा नहीं कि क्या हुआ है, बट मैं इतना ज़रूर बोलूंगा कि कुछ भी है जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लो। रुद्र सीरियस आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स दे रहा हूँ, आकर ले जाना उसे। इतना बोलते ही रुद्र फ़ोन कट कर देता है। वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र आव्या पर जाती है, जो बैल्कनी के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। आव्या अपने आंसुओं को बहाते हुए कहती है, डाइवोर्स? रुद्र आव्या को इग्नोर करते हुए उसकी साइड से निकल जाता है। आव्या बिना पीछे मुड़े कहती है, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि बस एक पास्ट की वजह से टूट जाएगा? आव्या थोड़े वक्त बाद पलटकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उसने आव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रुद्र रेडी होकर धीर को कॉल करता है और उससे कहता है, एक डाइवोर्स पेपर रेडी करवाओ, शाम तक आ जाना चाहिए। बोलते ही रुद्र कॉल रखता है। आव्या तुरंत उसके पास खड़ी होकर कहती है, रुद्र प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रुद्र फ़ोन को पॉकेट में रखता है और फिर एक बार आव्या को इग्नोर करके जाने लगता है। आव्या झट से रुद्र को पीछे से हक कर लेती है। आव्या अब रोने लगती है। रुद्र का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो आव्या के हाथ को छुड़ाकर जाने लगता है तो आव्या फिर से आगे बढ़कर हक करके रोने लगती है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ ना, तुम मुझे सज़ा दे दो, मैं सह लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूरी नहीं सह सकती। रुद्र कुछ पल खड़ा आव्या की बातें सुनता है, फिर आव्या के हाथ से खुद को छुड़ाकर तेज़ कदमों से बाहर निकल जाता है। आव्या जल्दी से उसके पीछे जाते हुए उसे बुलाती है। नैना हॉल में ही थी। दोनों को ऐसे देख खड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलने को होती है कि तभी रुद्र नैना को कुछ इशारा करता है। नैना रुद्र के इशारे को समझकर कुछ नहीं बोलती। रुद्र घर से निकल जाता है। उससे पहले आव्या जल्दी से उसे पकड़ लेती है। आव्या उसे रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ रुद्र, प्लीज़। रुद्र आव्या के आंसू भरे चेहरे को देखता है। रुद्र आव्या की आंखों में देखता है। आव्या की आंखें मासूम तो थी, जो अब दर्द से भरी हुई थी। आव्या भी रुद्र की आंखों में देख रही थी। वो कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। रुद्र आव्या के हाथ को खुद के हाथ से छुड़ाता है। इतना करते ही रुद्र अब फिर से बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर बिना एक भी वक्त गवाए वहाँ से चला जाता है। आव्या दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। नैना उसके पीछे खड़ी आव्या के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? आव्या पीछे मुड़ती है और नैना को गले लगाकर रोने लगती है। नैना आव्या की पीठ को सहलाते हुए पूछती है, आव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आव्या कुछ बोलती ही नहीं। दूसरी ओर सुहानी और द्रांश आउटडोर झूले पर थे। द्रांश लेटा हुआ था, उसके ऊपर सुहानी लेटी हुई थी। दोनों की आंखें खुली हुई थी। सुहानी द्रांश की शर्ट के बटन से खेल रही थी, वहीं द्रांश शांत सा आसमान की ओर देख रहा था। सुहानी द्रांश के बटन को खोलती है, तभी द्रांश झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहानी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है। द्रांश सुहानी के हाथ को छोड़कर कहता है, बटन लगाओ। सुहानी जल्दी से उसका बटन लगा देती है। द्रांश अब फिर से आसमान की ओर देखने लगता है। सुहानी अब द्रांश के चेहरे को छूते हुए कहती है, दंश मुझे आपसे कुछ बात करनी है। द्रांश धीरे मगर कोल्ड वॉइस में कहता है, बोलो। सुहानी अपने हाथ अब द्रांश के सीने पर रखती है और कहती है, आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते? आपको तो बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, तो आपको तो अब उनके साथ रहना चाहिए। द्रांश झट से जवाब देता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है और अब से तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। सुहानी अब पूरी जगह को देखते हुए कहती है, ये नया घर मुझे बहुत पसंद आया। दंश आपके पास कितना पैसा है? क्या आप बहुत सारे घर खरीद सकते हैं? क्या आप बड़ी बिल्डिंग भी खरीद सकते हो? दंश आप मुझे इतने अच्छे अच्छे घर में रखते हो, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बेड पर सुलाते हो। मैं पहले नीचे सोती थी। मेरी जो माँ थी ना, वो मुझे ठंड में भी बिना किसी कंबल चादर के ज़मीन पर सोने को बोलती थी। मुझे बहुत ठंड लगती थी। कभी कभी तो वो मेरे ऊपर पानी डाल देती थी और मैं उसी तरह सोने की कोशिश करती थी। सुहानी इतनी सारी बातें दंश को बोल रही थी, पर द्रांश कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुहानी बोलते जा रही थी। वो कुछ पल रुकती है, फिर सोचते हुए कहती है, दंश
हमने शादी तो कर ली, लेकिन हम सुहागरात कब मनाएंगे? इतना बोलते हुए वो द्रांश को देखती है। द्रांश सुहानी को देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इसीलिए ये बकवास की बातें मत करो। शादी के बाद सुहागरात मनाना ज़रूरी नहीं है। सुहानी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, अच्छा, वैसे मुझे ना उस वक्त बहुत दर्द हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। आप हर लड़की को ऐसा ही दर्द देते थे। सुहानी के चेहरे पर एकदम से ही दर्द दिखने लगा। द्रांश गहरी सांस लेता है और सुहानी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था कि लड़कियों को कितना दर्द हो रहा है। लड़की का दर्द मैंने तब समझा जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हें अगर कुछ हो गया ना तो मैं फिर से विलन बन जाऊंगा और अपना अधूरा बदला पूरा करूंगा। सुहानी हैरानी से द्रांश को देखती है। द्रांश के कहने का मतलब साफ था कि वो सुहानी के दूर जाते ही फिर से राक्षस बन जाएगा। सुहानी धीरे से कहती है, और सुहांश का क्या होगा? द्रांश बिना कुछ सोचे कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे किसी का ख्याल नहीं रहेगा। कोई मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सुहानी के चेहरे पर एकदम से डर उभर आता है। सुहानी द्रांश को देखते हुए कहती है, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। द्रांश झट से कहता है, मैं कोई कसम नहीं मानता। सुहानी लाचारी से द्रांश को देखती है। वो कहती है, आप कितने र्यूड हैं, मैं ना अब आपसे बात ही नहीं करूँगी। सुहानी उसके ऊपर से हटती है। तभी द्रांश कहता है, कितने दिनों के लिए बोल दो, क्योंकि मैं किसी से कुछ पूछूं और मुझे जवाब ना मिले तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और जब मेरा दिमाग ख़राब होता है तो मैं पता ही है कि मैं क्या करता हूँ। सुहानी पहले तो हैरान हो जाती है, फिर द्रांश को घूरते हुए कहती है, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि जब वाइफ नाराज़ हो तो उसे मनाया जाता है? द्रांश झट से कहता है, मैं ये फालतू के काम नहीं करता। सुहानी अब द्रांश को देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि द्रांश की बात पर वो हंसे या रोए। उससे नाराज़गी का क्या फ़ायदा जब कोई मनाने वाला ही ना हो। सुहानी मुंह बनाकर फिर से द्रांश के सीने से लगकर लेट जाती है और कहती है, आपके अंदर सच में कोई दिल नहीं है, आप बहुत बुरे हैं, बुरे दंश। इतना बोलते ही सुहानी द्रांश के सीने में छुपकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर आव्या किसी से कॉल पर बात कर रही थी। आव्या के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। वो कहती है, अगर रुद्र को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, और अब भी तुम मुझे मुसीबत में फंसा रही हो। आव्या बोल ही रही थी, तभी उधर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिससे आव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, जस्ट शट अप ध्वनि। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से मेरी ज़िंदगी पहले ही ख़राब हो चुकी है। मैं रुद्र को सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे बता नहीं पा रही। और तुम्हें पता है, उस बियान ने वो सारे फ़ोटोज़ का फिर से गलत इस्तेमाल कर दिया। जिस फ़ोटो को एडिट करके उसने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब फिर उसने यही काम शुरू कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और रुद्र ने तो अपना फैसला भी ले लिया है। मेरी रिलेशनशिप खतरे में पड़ गई है। उधर से थोड़ी आवाज़ आती है, देखो आव्या, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जैसे भी हो ये सब संभालना होगा। मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूँ, ये लास्ट बार मेरी हेल्प कर दे। आव्या गुस्से से कहती है, ध्वनि, ये तुम हर बार कहती हो, तुम बस अपनी सोच रही हो। अरे यहाँ रुद्र ने मुझे डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया है और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। मैंने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए और अब भी तुम। ध्वनि उधर से कहती है, प्लीज़ आव्या, मेरी बात को समझो। तुम उसे कैसे भी मनाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे इस सब में मत घसीटो। आव्या कहती है, सीरियसली मैं तुम्हें घसीट रही हूँ? तुम क्या भूल गई, तुम वियान के साथ सोई थी और मैंने तुम्हारे सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए थे, और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें घसीट रही हूँ? ध्वनि कहती है, आव्या, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस, तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली कैसी है, बस ये शादी हो जाए, फिर मैं ज़िंदगी में तुमसे कभी भी हेल्प नहीं मांगूंगी, प्लीज़ आव्या। आव्या ये सुनकर ज़ोर से फ़ोन को दीवार पर फेंकती है और ज़ोर से चिल्लाती है, सबको बस अपनी ज़िंदगी की पड़ी है, मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? चिल्लाते हुए आव्या ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। आव्या रोते हुए कहती है, रुद्र, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सब कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। आव्या को एक आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है, आव्या प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, आव्या, आव्या प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। आव्या अपने कान बंद करके ज़ोर से चिल्लाती है, जस्ट शट अप, मुझे किसी की मदद नहीं करनी, जाओ यहाँ से, जाओ। आव्या अब कंबल चादर सब कुछ फेंकने लगती है। वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। आव्या कुछ ही पलों में पूरा रूम बर्बाद कर देती है। वो एक कोने में बैठी रहने के बाद अपने आंसुओं को पोंछती है और खुद से कहती है, आज से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। और मेरा दिल कहता है कि मैं आज रुद्र को सब कुछ बता दूं, मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। आव्या अपनी जगह से उठकर कहती है, हाँ, मैं रुद्र को सब कुछ बता दूंगी। आव्या अब अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। वो ढूंढ तो लेती है, पर वो टूट चुका था। टू बी कंटिन्यूड।